अगर आपकी फैमिली में डायबिटीज़ चली आ रही है तो अगला नंबर आपका हो सकता है। अब आप अपने आप को इस डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं, इस चेन को ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज के इस वीडियो में हम 4 पॉइंट स्ट्रेटजी पर डिस्कशन करेंगे। जिस स्ट्रेटजी को अगर आप फॉलो करेंगे तो डायबिटीज़ नहीं होगी, चाहे खानदान में सबको है, आपको नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र तोमर। आप देख रहे हैं चैनल डायबेक्सी, इंडियाज नंबर 1 चैनल फॉर डायबिटीज एजुकेशन। Diabexi Atta is India's first atta backed by published clinical evidence. It is a low glucose load atta, specially designed for diabetes management. A study published in the Journal of Midlife Health confirms that participants using Diabexi Atta got lower HbA1c, lower fasting sugar, and lower PP. The study also found that many participants needed fewer diabetes medicines over time as part of their overall diabetes management program. Use Diabexi Atta daily. डायबिटीज़ एक जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि ये डायबिटीज़ क्या होती है। तो आपने एक कहावत सुनी होगी जो हम आपस में बोलते हैं कि आटे में नमक के जैसा, मतलब कि जब किसी चीज़ की बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करनी हो तो हम कहते हैं आटे में नमक के जैसा इसको यूज़ करें। तो डायबिटीज़ भी ऐसा ही है कुछ। हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो ऐसा होना चाहिए आटे में नमक के जैसा, लेकिन जब ये ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है तो हम कहेंगे उसको डायबिटीज़ है। इसको और हम थोड़ा सा डीपर जाके देखते हैं। जब हम ये कहें कि आटे में नमक के जैसा, तो टेक्निकली क्या होता है कि जब आटे में नमक डालते हैं तो वो जनरली 0.5% होता है। अगर ज़्यादा नमक डालेंगे तो आटा कड़वा हो जाएगा, फिर आप रोटी खा नहीं पाएंगे। तो 0.5% के आसपास जनरली आटे में नमक डाला जाता है। और हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो है मात्र 0.1%। आप देखिए, आटे में नमक से भी कम हमारे ब्लड में ग्लूकोज है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी डाइट को देखेंगे तो हमारी डाइट में जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट है, वो 60, 70, 80% तक है। भाई, क्या हम ग्रेन बेस्ड डाइट खाते हैं, या तो हम गेहूं खा रहे हैं, ज्वार खा रहे हैं, बाजरा खा रहे हैं, मिलेट्स खा रहे हैं, राइस खा रहे हैं, सब में कार्बोहाइड्रेट 60-70% की रेंज में, या हम दालें खा रहे हैं और दालों में 20% प्रोटीन है, 50% उसमें भी कार्बोहाइड्रेट। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है वो आटे में नमक से भी कम चाहिए, लेकिन हमारी जो डाइट है उसमें 60-70% तक कार्बोहाइड्रेट है, जिसके कारण हमारे देश में डायबिटीज़ इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। आज हर 4 में से 1 आदमी को या तो डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, और शहरों में और भी ज़्यादा हो सकती है। तो इसलिए अगर हम डायबिटीज़ को समझना चाहते हैं तो हमें खाने पीने की आदतों को समझना पड़ेगा, क्योंकि डायबिटीज़ के होने के 2 मेन कारण हो सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल को हो रही है, चाहे वो जेनेटिक हो रही है। तो 2 मेन कारण क्या है? एक तो खाने पीने की आदतें और दूसरा जेनेटिक्स। अब खाने पीने की आदतें भी जनरेशनल चलती हैं, क्योंकि जैसा घर में खाते हैं वैसा अगली जनरेशन खाती है, वैसे ही उससे अगली जनरेशन खाती है। और जेनेटिक्स भी जनरेशनल चलता है, तो जीन्स भी जनरेशनल है, खाने पीने की आदतें भी जनरेशनल है, जिसके कारण डायबिटीज़ जनरेशनल हो जाती है। अब इसको थोड़ा एक दूसरे पर्सपेक्टिव से हम देखने की कोशिश करते हैं, और सबसे पहले हम ये जो खाने पीने की आदत है इस पे हम फोकस करते हैं और इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको 2 वर्ड सिखाना चाहता हूँ। एक वर्ड जिस पे हम डिस्कस करते हैं वो है ग्लूकोज लोड, ये क्या होता है, और दूसरा वर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस। तो पहले हम ग्लूकोज लोड को देखें। तो कोई भी फूड होता है उसमें फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो बॉडी में जाके ग्लूकोज छोड़ता है। अब ग्लूकोज लोड फूड का क्या हुआ, कौन सा फूड आपकी बॉडी में जाके कितना ज़्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा, उस फूड को उसका ग्लूकोज लोड कहेंगे। जो फूड ज़्यादा ग्लूकोज छोड़ेगा वो ज़्यादा ग्लूकोज लोड होगा और वो ज़्यादा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ाएगा। जिस फूड का ग्लूकोज लोड कम होगा वो ब्लड शुगर लेवल कम बढ़ाएगा। तो हमें ऐसा फूड खाना है जिसका ग्लूकोज लोड कम हो, ताकि हमारी बॉडी में ज़्यादा ग्लूकोज ना जाए, क्योंकि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है वो आटे में नमक के जैसी ही है, उससे भी कम है बल्कि। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब दूसरा कॉन्सेप्ट हमें समझना है ग्लूकोज टॉलरेंस का। और ग्लूकोज टॉलरेंस क्या है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसका एक पर्टिकुलर रेंज रहना चाहिए। तो मैं आपको एक रेंज देना चाहता हूँ। मान लीजिए नीचे का लेवल हम ले लेते हैं
80 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और ऊपर वाला लेते हैं 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब मान लीजिए आपने 100 ग्राम ग्लूकोज खाया, मतलब 100 ग्राम ग्लूकोज लोड वाला कोई फूड खाया एक मील में, तो वो आपकी बॉडी में जाके ग्लूकोज छोड़ता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो 140 से ऊपर नहीं जाने देती। तो हम कहेंगे कि आपकी बॉडी का जो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे वो मात्र 25 ग्लूकोज लोड खाएंगे, 25 ग्राम ग्लूकोज होगा उनके खाने में, फिर भी उनका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है 140 को पार करके 160, 70, 80, 90 तक चला जाता है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि इनकी ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम होती है। तो ग्लूकोज टॉलरेंस क्या हुआ कि कितना ग्लूकोज लोड या कितना क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज लोड एक मील में आपको दिया जाए कि आपकी बॉडी ब्लड ग्लूकोज लेवल को उस नॉर्मल रेंज के अंदर मेंटेन कर पाए, उसको आपकी बॉडी की ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कहेंगे। तो अब डायबिटीज़ खाने पीने से कैसे जुड़ी हुई है कि जब आपकी डाइट का ग्लूकोज लोड बढ़ जाता है और आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो जाती है, तो आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है, और ब्लड में जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा उसको हम डायबिटीज़ कहेंगे। और कितना बढ़ जाता है इस पे भी फोकस कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे ब्लड में नॉर्मल लेवल है 0.1% ग्लूकोज, ये नॉर्मल है, लेकिन अगर 0.2% हो जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। 0.5% हो जाए तो अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आ सकती है, और 0.8% क्रॉस कर जाए तो डेथ की पॉसिबिलिटी भी हो सकती। तो आप देखें ना, जैसे थोड़ा सा ही ग्लूकोज बढ़ता है तो बॉडी में डेंजरस सिचुएशन पैदा हो जाती है, और ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ कॉन्स्टेंटली लंबे समय तक रहे तो सारे ऑर्गन डैमेज होने लगते हैं। तो ये आपने देखा कि फूड से कैसे आपकी ग्लूकोज लोड और ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी पे ये डिफाइन होता है कि आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कितना बढ़ेगा। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम जेनेटिक्स की तरफ चलते हैं। तो जेनेटिक्स में आप चलेंगे, अब थोड़ा सा पुराना एक एग्जाम्पल लेके देखें कि सोचिए कि हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे अगर किसी को डायबिटीज़ होती थी वो 70 साल की उम्र में जाके होती थी। फिर हमारे ग्रैंडफादर के टाइम पे वो 60 साल की उम्र में होने लगी, भी रिटायरमेंट के आसपास डायबिटीज़ हो जाती है। हमारे फादर के टाइम पे वो 50 साल की उम्र में होने लगी कि रिटायरमेंट से पहले उनको डायबिटीज़ होने लगी। हमारी उम्र के लोगों में 40 साल की उम्र में डायबिटीज़ होने लगी, और हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है आप देखिए 30 साल की उम्र में डायबिटीज़ हो रही। तो आप क्या देख रहे हैं कि हर एक जनरेशन में जो डायबिटीज़ होने की जो टेंडेंसी है वो कम उम्र में आने लगी है। और इसका कारण क्या है? इसके दो मेन कारण हैं जो मुझे समझ में आते हैं। एक तो हमारे जो डाइट का जो ग्लूकोज लोड है वो जनरेशनली बढ़ता जा रहा है। पहले उतना प्रोसेस्ड फूड नहीं होता था, पहले घर में रेफ्रिजरेटर भी नहीं होता था। अब आप देखिए आपके घर में रेफ्रिजरेटर में खाना ठूस ठूस के भरा पड़ा हुआ है, उसमें मिठाइयाँ हाई ग्लूकोज लोड वाली चीज़ें आपके किचन में ठूस के भरी हुई है। तो डाइट का ग्लूकोज लोड बढ़ गया है और हमारी जो ग्लूकोज टॉलरेंस जो कैपेसिटी है वो कम हो गई है, और इसका जेनेटिक रीज़न है। अब जेनेटिक रीज़न को थोड़ा समझने की कोशिश करें कि जो हमारी इधर पेनक्रियाज है, ये पेनक्रियाज इंसुलिन बनाती है, और पेनक्रियाज के अंदर बीटा सेल के गुच्छे होते हैं जिसको आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। तो यहाँ बीटा सेल गुच्छे में पाया जाता है, और एक गुच्छे में बीटा सेल के अराउंड 1000-1500 बीटा सेल होती हैं, और टोटल ऐसे 20 लाख के आसपास गुच्छे होते हैं। तो ये 20 लाख जो गुच्छे हैं ये ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम पे ये 20 लाख ही थे, और ये खूब इंसुलिन प्रोड्यूस करते थे, तो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी बॉडी की अच्छी थी। लेकिन जनरेशनली क्या होने लगा कि अगली जनरेशन में वो 20 की बजाय 18 रह गए, उसके बाद की जनरेशन में वो 16 रह गए, फिर 14 रह गए, फिर वो 12 रह गए। तो जैसे जैसे बीटा सेल्स कम होने लगी बॉडी में, तो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम होने लगी, और ग्लूकोज लोड डेफिनेटली डाइट का बढ़ता जा रहा है, तो इसके कारण ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा। तो एक तो कारण ये हो सकता है कि नंबर ऑफ बीटा सेल कम हो गई, और ये जेनेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ट्रेट है पेरेंट्स से बच्चों में जेनेटिकली ट्रांसफर हो सकता है कि नेक्स्ट जनरेशन में कम बीटा सेल बनेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि बीटा सेल कम नहीं हुई, पहले भी 20 लाख थी, आज भी 20 लाख हैं, लेकिन अब वो वीक बीटा सेल्स हैं। पहले 20 लाख बीटा सेल इंसुलिन निकालती थी तो ग्लास भर देती थी, लेकिन अब 20 लाख बीटा सेल काम करती है तो आधा ग्लास ही भर पाती है। तो इसका मतलब बीटा सेल कमजोर हो गई हैं। तो जेनेटिकली ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम होने का जो कारण है वो या तो बीटा सेल की कमी हो सकती है या वीकर बीटा सेल्स भी हो सकती है। और दूसरा, ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम होने का कारण हो सकता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस।
देखिए, जब डाइट का ग्लूकोज लोड बढ़ेगा, ब्लड में खूब सारा ग्लूकोज जाएगा और वो ग्लूकोज जब सेल के अंदर जाता है, तो अब सेल को ज़्यादा ग्लूकोज की ज़रूरत नहीं है, तो सेल अपने दरवाजे बंद कर लेती है। और जब सेल अपने दरवाजे बंद कर लेती है, तो इसको हम कहेंगे इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस होने के कारण भी ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी कम हो गई कि थोड़ा सा ग्लूकोज खाते हैं और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि सेल अपने अंदर ग्लूकोज को नहीं ले रही है। तो अगर यहाँ तक हम ओवरऑल समझने की कोशिश करें कि जो जनरेशनल जो डायबिटीज़ है, उसके दो मेन कारण हमें दिखाई दे रहे हैं। एक तो जनरेशनल जो खाने पीने की आदतें चली आ रही हैं, और दूसरा जेनेटिक्स। अब हम इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं, अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं, तो अब हम एक 4 पॉइंट स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं कि जिसको अगर आप फॉलो करें तो आपको कभी भी डायबिटीज़ ना हो, चाहे खानदान में सबको चली आ रही है, आपको ना हो। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अपने डाइट का जो ग्लूकोज लोड है वो कम करना है। सो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक मील में 25 ग्लूकोज लोड खाते हैं, 25 ग्राम ग्लूकोज आया और आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 को पार कर जाता है। मतलब अब आपकी जो कैपेसिटी है वो सिर्फ 25 ग्राम ग्लूकोज लोड की है एक मील में। तो आप 25 पे मत रुको, आप 10 या 15 पे जाओ। और 10-15 अगर आप ग्लूकोज लोड एक मील में खाएंगे तो आपकी जो टॉलरेंस कैपेसिटी है उससे नीचे है। तो इससे दो फायदे होंगे, एक तो ब्लड ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ेगा नहीं, दूसरा फायदा ये होगा कि जो पेनक्रियाज है उसको रेस्ट मिलेगा। वो ओवरवर्क करना पड़ता है, उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तो उसके कारण उनका डैमेज ज़्यादा होते हैं। अगर आप 10 या 12 ग्लूकोज लोड एक मील में रखेंगे तो उससे आपकी जो पेनक्रियाज है उसको रेस्ट मिलेगा। अब जो ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी है उसको पहचाने कैसे कि आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी क्या है, तो आपने ये सुना होगा कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम, CGMS मशीन्स आती हैं, इसको आप अपने यहाँ वहाँ पे लगा लेते हैं और ये 14 दिन तक आपको ब्लड ग्लूकोज रीडिंग हर 10 मिनट के अंदर देता रहता है। तो ये जैसे ही आप इसको लगाएंगे, इसका एक ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ये जो मशीन है उस ऐप से कनेक्ट हो जाती है और हर 10 मिनट में आपको ब्लड ग्लूकोज की रीडिंग देती रहती है। तो अब आपको क्या काम करना है कि आपने कोई भी खाना खाया तो वो खाने का आपको ग्लूकोज लोड पता हो, उसकी क्वांटिटी पता हो, और आप ये देखो कि ये खाना खाने के बाद आपका ब्लड ग्लूकोज कैसे बिहेव कर रहा है, और ये कभी भी 140 की लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो 140 की लिमिट के अंदर हमें रखना है, तो उसके लिए हर एक फूड का ग्लूकोज लोड आपको पता होना चाहिए। तो ग्लूकोज के लोड के लिए आप ये EGL चार्ट है, ये डायबेक्सी का EGL चार्ट आपको ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स पे मिल जाता है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या डायबेक्सी की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको। ये एक इसका पोस्टर ले लीजिए और आप अपने किचन में इसको चिपका लीजिए। ये तो मुंह ज़बानी आपको याद होना चाहिए। हर एक वैरायटी ऑफ फूड जो भी आप खाते हैं अपने घर में, आपको पता होगा कि आप कौन सा फूड खाते हैं कि आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल 140 के ऊपर चला जाता है, उसकी क्वांटिटी पे भी फोकस कीजिए। और जो CGM है ये आपको जो रियल टाइम रीडिंग है वो देता रहेगा, तो इससे आपको एक लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। तो आप ये बात एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आपकी डाइट का ग्लूकोज लोड आपकी ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी के नीचे है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कभी भी नहीं बढ़ेगा, कभी भी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो एक ये आपको काम करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ये बहुत ही फंडामेंटल काम है अगर आप अपने आप को डायबिटीज़ से बचाना चाहते हैं। तो दूसरा वो है आपको कि पेनक्रियाज को रेस्ट देना है ज़्यादा से ज़्यादा। तो पेनक्रियाज को रेस्ट कैसे देंगे ज़्यादा से ज़्यादा? आपको अपनी डाइट का एपिसोड ऑफ ईटिंग कम करना है और आपको अपना जो फास्टिंग का गैप है वो बढ़ाना है। तो हम इसको कैसे देखते हैं कि एक तो दिन में 12 घंटे का आपको फास्टिंग का गैप चाहिए। जैसे रात को 8 बजे आपने खाना खाया तो सुबह के 8 बजे तक आप रात को कुछ नहीं खाएंगे। तो जो 12 घंटे का फास्टिंग गैप है, इसमें जो पेनक्रियाज को एक लंबा रेस्ट मिलता है, और जब रेस्ट मिलता है तो वहाँ पे पेनक्रियाज बीटा सेल्स को हील कर सकती है, अपने आप को रिपेयर कर सकती है। तो 12 घंटे का गैप तो आपने पेनक्रियाज को वहाँ पे किया। दूसरा, जो ये 12 घंटे दूसरे बचे, उसमें 4-4 घंटे के गैप में आपको खाना खाना है। 4 से मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए एपिसोड ऑफ ईटिंग, 4 से कम चाहे 3 कर लो आप। इसका क्या एडवांटेज है कि मान एपिसोड ऑफ ईटिंग क्या होगा, मान लीजिए आपने 2-4 मूंगफली के दाने खाए, बादाम के दाने खाए, तो एपिसोड ऑफ ईटिंग है। और ये एपिसोड ऑफ ईटिंग क्यों है कि जैसे ही आप कुछ भी खाते हैं आपकी जो पेनक्रियाज है वो स्टिमुलेट हो जाती है और इंसुलिन रिलीज करना शुरू कर देती है। अब जो इंसुलिन रिलीज का जो सिलसिला है ये 5 घंटे चलता है,
फिर बीच में आपने कुछ खा लिया, फिर वो चालू हो गया, वो फिर 5 घंटे चलेगा। तो इसलिए क्या होता है कि आपकी पैनक्रियाज 24 घंटे लगी रहती है, काम करती रहती है, उसको रेस्ट नहीं मिलता। तो हमने क्या काम किया, एक एपिसोड ऑफ ईटिंग, एक बार खाया, वो 30 मिनट की विंडो है, उसमें आपने खाया, फिर 4 घंटे का गैप दिया या 6 घंटे का, 6 घंटे का और ज़्यादा अच्छा है क्योंकि 5 घंटे ये काम करता है। तो 4 या 3 ये एपिसोड ऑफ ईटिंग हमें रखने। तो मैं 4 पे अभी फोकस कर लेता हूँ कि आपने एक बार खाना खाया, 4 घंटे का गैप, फिर खाना खाया, फिर 4 घंटे का गैप, फिर खाना खाया। ऐसे आप 4-4 घंटे के गैप में 4 मील प्लान कर सकते हैं। 12 घंटे की एक जो लंबी फास्टिंग है उसको मेंटेन करें। तो ये 2 बहुत ही फंडामेंटल काम है जो आपको करनी है। और तीसरा फंडामेंटल काम जो है वो है मसल बिल्ड करना। ये हेल्प करेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने। तो देखिए, बॉडी में अगर फैट परसेंटेज बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, अगर बॉडी में मसल परसेंटेज बढ़ेगा तो इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होगी। अब मसल कैसे बनाएं? जनरली क्या होता है, क्योंकि डायबिटीज़ के लिए लोग वॉक बहुत करते हैं, 10,000 स्टेप हो जाएगी जी, 15,000 स्टेप होगा, लेकिन जो वॉकिंग है उससे कोई बहुत ज़्यादा फायदा होगा नहीं, क्योंकि मसल बिल्ड नहीं होंगी। मसल बिल्डिंग एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने का और अपनी ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी को बढ़ाने का। तो किस टाइप की एक्टिविटी आपको करनी है? एक तो वेट लिफ्टिंग वाली एक्टिविटी करनी है जिससे मसल पे प्रेशर पड़े। और उसको कैसे करना है? ये स्टार्ट जब आप करेंगे तो आप उसको स्टार्ट करें हल्के वेट से, तो कम वेट, ज़्यादा रिपीटेशन और 2 सेट के बीच में छोटा इंटरवल, 20-30 सेकेंड का सिर्फ इंटरवल लें और फिर उसको रिपीट करें। तो इस तरीके से क्या होगा, मसल को ग्रो करने में बेनिफिट मिलेगा। और जब मसल ग्रो करेगी तो उस मसल में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम होगा और ग्लूकोज टॉलरेंस कैपेसिटी आपकी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। चौथा जो इंपॉर्टेंट काम है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, जो स्ट्रेस है ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कि साइकोलॉजिकल क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि स्ट्रेस आपके माइंड में एज ए थॉट शुरू होता है और वो थॉट आपके मन में एंगर या फियर के विचार क्रिएट करते हो। जब एंगर या फियर का विचार आता है तो बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जनरेट होता है और कॉर्टिसोल हार्मोन क्या काम करता है? इंसुलिन का रिलीज बढ़ाएगा और ब्लड ग्लूकोज लेवल नीचे जाएगा। तो जैसे स्ट्रेस आती है, कॉर्टिसोल रिलीज होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल डाउन हो जाता है। जब ब्लड शुगर डाउन होता है तो खाने की क्रेविंग होती है। तो यहाँ पे होती है इमोशनल ईटिंग। और इमोशनल ईटिंग किन चीज़ों की? जिसका ग्लूकोज लोड ज़्यादा है, जिसमें ग्लूकोज ज़्यादा है, जिसमें शुगर ज़्यादा है, इस टाइप के फूड आप खाते हैं। अब जैसे ही आप इस टाइप का फूड खाएंगे और थोड़ा सा ज़्यादा खाएंगे कंफर्ट के लिए, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा, पेनक्रियाज को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो पेनक्रियाज का वियर एंड टियर बढ़ेगा, तो पेनक्रियाज डैमेज होगा। तो इस रोलर कोस्टर राइड में आप फंस जाते हैं कि ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, फिर ब्लड शुगर लेवल कम होगा, फिर स्ट्रेस होगा। तो इसके कारण डायबिटीज़ जो है बहुत जल्दी हो जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक आर्ट है और ये आर्ट सीखने के लिए आपको साइकोलॉजी की थोड़ी सी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, साइकोलॉजी के बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो स्ट्रेस मैनेज कैसे करें, अपनी लाइफ को स्ट्रेस फ्री कैसे बनाएं, या आर्ट ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिस पे आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। तो आप अपनी स्ट्रेस पे फोकस करें, स्ट्रेस कम रहेगा तो स्ट्रेस ईटिंग नहीं होगी, इमोशनल ईटिंग नहीं होगी, और इमोशनल ईटिंग नहीं होगी तो आपका जो डाइट पैटर्न है वो आप ज़्यादा अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और आप अपने बॉडी को हेल्दी रख पाएंगे। तो अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री चली आ रही है डायबिटीज़ की और आप उसको यहाँ पे ब्रेक करना चाहते हैं, तो आपको ये 4 पॉइंट स्ट्रेटजी यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि ये 4 पॉइंट स्ट्रेटजी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो हमेशा नॉर्मल रेंज में बना रहेगा, कभी भी ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा नहीं होगा। अगर आप इसमें हेल्प चाहते हैं कि ये CGM मशीन कहाँ से लें, कैसे इसको लगाएं, ग्लूकोज लोड कैसे नापें, तो डायबेक्सी का ये कस्टमर केयर नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिए और लिख दीजिए फ्री डाइट। जैसे ही आप फ्री डाइट लिखेंगे तो हमारे जो डायबिटीज़ कोच हैं वो आपको अपने आप अपनी तरफ से कॉल करेंगे और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करेंगे। मैं अगला जो टॉपिक जिस पे वीडियो अभी बना रहा हूँ वो टॉपिक है कि जो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो ही क्यों नापा जाता है। भाई, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम तो ये हुई ना कि किसी भी टाइम ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है तो कभी भी नाप लो। फास्टिंग पे ही क्यों फोकस कर रहे हैं, फास्टिंग क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक पे मैं अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा। अगर आपके पास भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है या कोई भी ऐसा टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही फालतू टॉपिक है, बहुत ही बकवास है, ये किसी के मन में नहीं आता होगा, वो सवाल भी आप पूछ लीजिए। क्योंकि कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो सबके मन में होती हैं लेकिन वो पूछ नहीं पाते।
क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि ये कैसा सवाल है, ये मुझे नहीं पूछना चाहिए। घबराई नहीं, चाहे आपको लगे कि ये बेवकूफ़ी भरा सवाल है तो भी घबराए नहीं, आप लिख दीजिए, हो सकता है वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं और उनमें से कोई टॉपिक सेलेक्ट करके आगे की वीडियोस भी हम बनाएंगे। थैंक यू। डायबेक्सी से जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा आपका। डायबेक्सी डायबिटीज मैनेजमेंट के लिए ऐसे फूड प्रोडक्ट्स बनाता है जो शुगर नहीं बढ़ाते, क्योंकि डायबेक्सी का मिशन है हिंदुस्तान से डायबिटीज को पोलियो की तरह भगाना। डायबेक्सी से जुड़ने के लिए दुनिया के किसी भी कोने से डायरेक्टली diabecsy.com पर जाइए, सही सलाह पाएं, सही प्रोडक्ट पाएं और पैसे भी बचाएं। Diabecsy